हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए हम अपना कंटिन्यू करते हैं बायोलॉजी का सेशंस और ये पार्ट 3 है। ठीक है, आपको पार्ट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करवा दिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो जाके देख सकता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपके पास मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके, तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डीएनए में होते हैं, तो आपको बताना है कि डीएनए में क्या होते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन और मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चंस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डालना ज़रूरी समझा है। ठीक है, शायद पहले ही पार्ट में मैंने एक डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया है। अगर आपने वो करा होगा तो इसमें भी आप थोड़ी सी हिम्मत जुटा सकते हैं। तो आपको बताना है कि डीएनए में होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको बताना है। ओके, तो ऑप्शन ए है अमीनो एसिड, ऑप्शन बी है पेप्टाइड्स, ऑप्शन सी है पेप्टॉन्स और ऑप्शन डी है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो डीएनए किस चीज़ के बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है, और इस न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होते हैं? इसमें डीएनए प्लस में प्रोटीन्स होती है, डीएनए प्लस में प्रोटीन होते हैं। ओके, तो डीएनए क्या क्या होता है, डीएनए के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके अंदर ना न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजीनियस बेस का बना होता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है अपना, वो किसका बना होता है? नाइट्रोजीनियस बेस का बना होता है, जिसमें क्या होता है? प्यूरिन प्लस में पायरिमिडीन, प्यूरिन एवं पायरिमिडीन होते हैं। ठीक है, किसके अंदर? न्यूक्लियोटाइड्स में। ओके, ये है आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। और एक अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड दे रखा है, ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये जैसे 20 प्रकार के, कई प्रकार के जो अमीनो एसिड होंगे ना, जब ये मिल जाएंगे आपस में, जब इनका मर्ज हो जाएगा तो ये क्या बनाएंगे? एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन को क्या करते हैं? ये प्रोटीन क्या करती है बॉडी के अंदर? ये बॉडी बिल्डिंग का काम करती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बॉडी का बॉडी मटेरियल या बॉडी बिल्डर किसे कहा जाता है? तो ये आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, और प्रोटीन, एंजाइम एवं हार्मोन्स और इन सब का क्या होता है, उसके वो ये सब सहायक करते हैं। ठीक है, ये जैसे प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया, ये निर्माण में भागीदारी देते हैं। जैसे बॉडी बनना होता है, ठीक है, तो हार्मोन्स की भी ज़रूरत होती है और प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है, एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है। तो इससे बॉडी और ज़्यादा सहायक मिलता है बनने में। क्लियर दोस्तों? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक पेप्टॉन्स, एक पेप्टाइड्स, ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें अग्नाशय और अग्नाशय रस निकलता है। ठीक है, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, प्रोटीन हो गया, को पेप्टॉन्स एवं पेप्टाइड्स में बदलता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्लियर, तो मूव करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि विटामिन की खोज किसने की थी? क्या बताना है आपको? विटामिन की खोज किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन ए है लूनिन ने, ऑप्शन बी है फंक ने और ऑप्शन सी है सुमनर ने और ऑप्शन डी है सेंगर ने कर लीजिए, मैं लिखा हुआ दोस्तों ने। क्लियर, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि फंक ने। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक साहब ने। ओके, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जनन क्षमता में कमी आती है। ठीक है, जनन क्षमता में कमी आती है, इसका और राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए है आपकी विटामिन ए की कमी के कारण, ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी के कारण, ऑप्शन सी विटामिन के की कमी के कारण, ऑप्शन डी विटामिन ई की कमी के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। क्लियर दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, विटामिन ई की कमी के कारण। ऑप्शन तो डी है, लेकिन विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी आती है, पुरुषों एवं महिलाओं में, दोनों को। ठीक है, दोनों की जनन क्षमता में कमी किस कारण से आती है? विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस तरह से ये भी आता है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ठीक है, तो पानी में घुलनशील कौन से होते हैं दोस्तों? ये होते हैं आपके बी और सी। ठीक है, ये दो, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, और जो बसा में घुलनशील होते हैं, बसा में, ठीक है, जो बसा में घुलनशील होता है उसको कीड़ा बोलते हैं,
ई डी ए, ठीक है, कीड़ा से पढ़ें आप, KEDA कीड़ा, ठीक है। तो बसा में घुलनशील ये होते हैं, ये विटामिन्स, और जल में घुलनशील, ठीक है, किस में, जल में। तो जल में कौन से होते हैं, बी और सी। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्या रहा हमारा, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। ऑप्शन बी, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण करना। ऑप्शन सी, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण करना। ऑप्शन डी, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्शन करना, ठीक है। ये बताना कि आपको इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन डी। अब देखिए किस तरह से जो पित्त जो होता है, ठीक है, वो पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्शन करता है, ठीक है, उनका क्या करता है, इमल्शन करता है। और जैसे पित्त रस क्या करता है, ये हाँ भोजन को जो है क्षारीय में बदल देता है, ठीक है, उसकी प्रकृति को चेंज कर देता है, ठीक है। हमारा भोजन जो है अंदर जो उसमें HCl जो एसिड्स होता है, ठीक है, वो जब निकलता है तो भोजन को क्या करता है, वो पचाता है, गलाता है, ठीक है। तो वो भोजन जो हो जाता है किस कैसा हो जाता है, वो हो जाता है आपका अम्लीय प्रकृति का, ठीक है। जो फिर पित्तरस क्या करता है, उसको क्षारीय प्रकृति में बदल देता है, ठीक है। और पित्तरस में क्या क्या होता है, जैसे जल हो गया, लवण हो गया, सोडियम ग्लाइकोलेट हो गया, एक चीज़ और होती है जैसे कि हाँ सोडियम टैकोलेट, एक सोडियम टैकोलेट होता है और एक सोडियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। सोडियम के 3 अलग अलग नाम के होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। एक तो सोडियम ग्लाइकोलेट, एक सोडियम टैकोलेट और एक सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये 3 तरह के, और उसमें जल लवण तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये पित्त रस में होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों, क्लियर। अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैं सोडियम लिख देता हूँ यहाँ पर, उसके साथ बाकी उसके 3 सोडियम, ठीक है। तो सोडियम के साथ पहला क्या होगा, सोडियम के साथ पहला होगा आपका ग्लाइकोलेट, ये तो हो गया आपका पहला, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका टैकोलेट, टैकोलेट, और एक और होता है वो होता है आपका कार्बोनेट। क्लियर दोस्तों, सोडियम के ये 3, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट और सोडियम कार्बोनेट, ओके। और जल और लवण तो होता ही है। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। वह कौन सा तत्व है जो दंत इमेनल को क्या करता है, कठोर बनाता है। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी सोडियम। इसको अधिकतर से अधिकतर बच्चे जो हैं इसको गलत करेंगे, ऑप्शन इसका गलत देंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन दांतों में और हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, ये इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। यही सोच के आपने कैल्शियम लगाया हुआ, ठीक है। लेकिन आपको क्या बताना है कि जो इनेमल का जो पार्ट होता है, ठीक है, दांतों में जो इनेमल का पार्ट होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, और वो किस कारण से होता है वो आपको बताना है, ठीक है। कहीं आपने सुना है कि फ्लोरीन के कारण दांतों में परत जम जाती है, ठीक है, परत जम जाती है, तो वही होती है, ठीक है। तो इस थोड़ा सा जानिए, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि वह तत्व जो दंत को यानी कि दांत जो इनेमल होते हैं उसको कठोर बना देता है, ठीक है। तो क्या होता है वो फ्लोरीन के कारण, ओके। फ्लोरीन की कमी से क्या होता है, अब ये देखिए ध्यान से, फ्लोरीन की कमी से मानव में एक रोग हो जाता है जिसको हम फ्लोरोसिस बोलते हैं, फ्लोरोसिस, ठीक है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। अब जो ऑप्शन एक कैल्शियम है, कैल्शियम के बारे में देखिए, कैल्शियम क्या कहता है, दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट कितना होता है, 85% होता है, ये आप लिख लें, कितना होता है दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है 85% होता है। क्लियर, 85% होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि ये सब के सब उसके अंदर पा जाते हैं, ठीक है। और भी कुछ तत्व हैं, तो आप मेन कर लीजिए आप कैल्शियम फॉस्फेट जो 85% होता है, बाकी परसेंटेज में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड, ओके। मनुष्य में दांत एवं हड्डियों में कैल्शियम पाया था, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसका क्या है, आयोडीन। तो आयोडीन के बारे में देखिए, आयोडीन क्या होता है,
लेमिनेरिया नामक एक जो शैवाल होता है ना, समुद्र में जो शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। लेमिनेरिया शैवाल कई प्रकार के पाए जाते हैं, तो एक लेमिनेरिया नामक का एक शैवाल होता है, उससे हम आयोडीन प्राप्त करते हैं, ठीक है। आयोडीन नमक आपने सुना होगा ना। और इसकी कमी से तो आप सब जानते हैं कौन सा, ग्लोइटर यानी कि घेंगा रोग, ठीक है। ग्लोइटर यानी कि घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का जो है क्या बताऊँ आपको, सोडियम, हाँ, पेशियों में जो एक सिकुड़न आ जाती है ना पेशी, इसको संकुचन कहते हैं, सिकुड़न आ जाती है पेशियों में, ठीक है। तो संकुचन में सहायक करता है वो, ठीक है। जो फैलने लगती है उसको संकुचन में थोड़ा सा सहायक करता है। और क्या हो सकता है, हाँ, एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे याद आ गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह है रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कंट्रोल करता है। कौन, सोडियम। ये आपको याद करने योग्य है कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कौन करता है, सोडियम करता है। क्लियर दोस्तों, ठीक है। बीपी को मैंने लिख दिया है, बीपी को कंट्रोल करता है, ठीक है दोस्तों। बीपी को कौन कंट्रोल करता है, सोडियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट कह रहा है कि पेप्सिन क्या होता है, ठीक है। आपको बताना है पेप्सिन क्या होता है। तो ऑप्शन ए हार्मोन्स, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी विटामिन और ऑप्शन डी पोषक तत्व। तो पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन होता है आपका ऑप्शन बी एंजाइम, एक तरह का एंजाइम होता है। पेप्सिन एक तरह का एंजाइम होता है, ठीक है। और एक और होता है जैसे कि प्रोपेप्सिन जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्रोपेप्सिन स्टमक यानी कि जो पेट होता है ना, पेट स्टमक के पेप्टिक सेल को स्रावित करता है, ठीक है। जो हमारा पेट होता है, स्टमक होता है, वहाँ से एक पेप्टिक सेल से ये निकलता है, ठीक है। क्या, प्रोपेप्सिन, ओके। और उसी को प्रोपेप्सिन को ही किस में बदल देता है, ये पेप्सिन में बदल देता है, ठीक है। पेप्सिन में बदल देता है। और इसके बारे में हाँ एक और है, प्रोटीन को जो है पेप्टॉन्स में परिवर्तन करता है। कौन करता है, ये एंजाइम। ये एंजाइम जो है आपका पेप्सिन, ये प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल देता है। क्लियर। और क्या बताऊँ इसके बारे में, और हाँ, जो ऑप्शन ए है हार्मोन के बारे में बताता हूँ कुछ मैं, ठीक है। ये जो हार्मोन्स होता है हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं ना, अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है, वहाँ से स्रावित होता है और अलग अलग नाम से होता है, ठीक है। अलग अलग हार्मोन्स बने हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बॉडी के विकास के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। बॉडी में इंटरनल या फिर बाहरी जो विकास होते हैं उसमें हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। क्लियर। और एक जो ऑप्शन है विटामिन आपका, विटामिन के बारे में देखिए, विटामिन हमारे शरीर में बीमारियों से रक्षा करता है, ये एक क्लियर हो गया, ठीक है। विटामिन हमारे शरीर में क्या करता है, रोगियों से या बीमारियों से रक्षा करता है। और विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। क्लियर दोस्तों, किसने की थी, फंक ने की थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंजाइम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है। तो आपको बताना है स्कर्वी, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन डी। क्लियर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन ए लेकिन विटामिन सी। क्लियर दोस्तों। देखिए अब एक तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ना, रासायनिक सूत्र, ठीक है, रासायनिक सूत्र वो आपको बताना है, ठीक है। रासायनिक नाम तो आपको पता ही है, स्कैर्बिक एसिड, ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड, ये तो हो गया उसका रासायनिक नाम। लेकिन पूछा जाता है रासायनिक सूत्र। तो विटामिन सी का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है आपका C6H8O6। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और विटामिन सी जो होता है इसमें, ये किस में पाया था, ये पाया था आपका खट्टे और रसदार जो फल होते हैं ना, जिसमें रस निकलता है, जैसे नींबू संतरा हो गया, और खट्टे फल हो गए, ठीक है, जैसे आंवला हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, मौसम्मी हो गया, नींबू हो गया। इस तरह के जो फल फ्रूट होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ओके, चलिए और विटामिन जो दे रखे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे विटामिन के दे रखा है, ठीक है। एक तो इसका विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम फ्लोक्नोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोक्नोन, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्नोन बोलते हैं, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, ये हरे जो पत्तेदार सब्जी होते हैं ना, हरी पत्तेदार सब्जी हो गए, टमाटर हो गया, पनीर हो गया, इनमें क्या विटामिन के पाया जाता है अधिक मात्रा में, ठीक है। और भी कई सारे हैं छोटे मोटे, लेकिन जो हाईलाइटेड है, जो मेन होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं, ठीक है।
हाँ, विटामिन के की कमी से जो अगर विटामिन के की कमी हो जाए शरीर में तो एक मुख्य कारण होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है आपका ब्लड क्लोटिंग, यानी कि थक्का नहीं बनता, खून का थक्का नहीं बनता। जैसे किसी को चोट लग जाए ना और खून निकलता है, बहता रहता है बहता रहता है, अगर खून उसका बंद नहीं हुआ तो इसका मतलब है उसके शरीर में विटामिन के की कमी है। यदि उसका खून थोड़ा सा निकला और वहाँ पर क्लोट बन गया, थक्का बन गया, इसका मतलब उसके अंदर विटामिन के पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए ब्लड क्लोटिंग बन रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए विटामिन ई के बारे में जान लेते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसके रासायनिक नाम को हम टैकोफेरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टैकोफेरोल। और ये भी एक तरह से जैसे अंकुरित अनाज होता है ना, जैसे अपन चने डाल देते हैं रात को और सुबह भिगोने के लिए, और उसमें जो अंकुरित होते हैं, दाल हो गई या फिर चने हो गए और पत्तेदार सब्जी हो गई, दूध हो गया, इनमें विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से मैं अब एक क्वेश्चन में आपको पीछे करा चुका हूँ। ठीक है, पुरुषों एवं महिलाओं में जनन शक्ति की कमी होती है। विटामिन ई के कारण क्या होता है? पुरुषों एवं महिलाओं में जनन शक्ति में कमी आती है। क्लियर दोस्तों? चलिए विटामिन डी के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्लियर दोस्तों? कैल्सीफेरोल। और ये विटामिन डी किसमें पाया था? जैसे कि अंडा हो गया आपका और मक्खन हो गया। एक ये भी होता है मछली का तेल। अगर आप पता नहीं देखा होगा नहीं देखा होगा, मछली का तेल जो होता है ना, उसके अंदर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता है। और एक तो आप सब जानते हैं सूर्य का प्रकाश में विटामिन डी भरपूर मात्रा में है। ठीक है, अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बता दें। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम का जो होती है बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये तो होता है बच्चों में, लेकिन क्वेश्चन अब आने लग गया है कि वयस्कों में विटामिन डी की कमी के कारण वयस्कों में कौन सी बीमारी होती है या कौन सी मतलब कमी देखी जाती है उनके अंदर। ठीक है, तो ये बताना, ये क्वेश्चन आजकल बनने लग गया। उसको बोलते हैं हम ऑस्टिमलेशिया। ठीक है, ऑस्टिमोमलेशिया। क्लियर दोस्तों? ऑस्टिमोमलेशिया ये जो होता है वयस्कों में देखा जाता है। ये कमी जो है वयस्कों में देखी जाती है विटामिन डी की कमी के कारण। क्लियर, मैंने सभी ऑप्शन बता दिए हैं। इतनी जानकारी आपके लिए बेहतर है, सिर्फ आप वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट भी करें ताकि मैं इसी तरह से आपके सामने और अच्छी वीडियो ला सकूँ। क्लियर, चलिए तो हम इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि दांत का शिखर जो बना होता है ना, शिखर। अब देखिए आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्वेश्चन मुझे बताना बहुत ज़रूरी भी है। आपका जैसे दांत ये बना हुआ है कुछ इस तरह का। ठीक है, आप थोड़ा सा देखें क्या हो के इस तरह से जैसे दांत मैंने बना दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी मेरी जो है सही नहीं है दोस्तों ड्राइंग। ठीक है, आप समझ जाएं बस। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, एक तो होता है देखो जो परत चढ़ी होती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। एक तो होती है जो इनके चारों तरफ से ऐसे परत चढ़ी होती है। ठीक है दोस्तों, एक तो होती है जो परत चढ़ी होती है, उसको तो हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं एनेमल। ठीक है, एनेमल परत चढ़ाई होती है। ठीक है, क्लियर। जो परत से चढ़ी होती है, जो हमारे दांत सफ़ेद से दिखते हैं या पीले से दिखते हैं, वो एनेमल के कारण होते हैं। ठीक है, एनेमल का थोड़ा सा धब्बा यानी कि भद्दा हो जाना वो पीला रंग दिखा देता है, और एनेमल का साफ़ हो जाना वो सफ़ेद दिखाता है। क्लियर। लेकिन जो ये पहाड़ जैसा खड़ा हुआ है ना, जो ये नीले रंग का जो मैंने बनाया है, ये पहाड़ जैसा खड़ा हुआ दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम, ये किस चीज़ का बना होता है? ठीक है, ये बना जो आपका होता है वो इसमें पूछा हुआ है। जो ये पूरा शिखर सा बना हुआ है, एक पहाड़ सा बना हुआ है, ये किस चीज़ का बना हुआ है ये पूछा गया है दोस्तों। तो आई होप आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्लियर। चलिए तो मैं इसको हटा देता हूँ, और हाँ जी, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दांत का शिखर बना होता है, ये आपको बताना है कि किसका बना होता है। क्लियर। ऑप्शन ए हो गया आपका कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया आपका एनेमल, ऑप्शन सी हो गया आपका डेंटिन, और ऑप्शन डी हो गया आपका काइटिन। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से दांत का जो शिखर बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेंटिन। जो शिखर जो पहाड़ जैसा खड़ा होता है उसको हम डेंटिन कहते हैं, जो चारों तरफ एक परत के रूप में लगी होती है। ठीक है, बाहरी परत जिसको बोलते हैं उसको हम एनेमल कहते हैं। क्लियर। और हमारे शरीर का सबसे कठोर और मजबूत जो पार्ट होता है, भाग होता है, वो यही होता है दांत। क्लियर दोस्तों, जबड़े वाले दांत।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? आई होप आप एकदम क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, और कुछ देख लीजिए आप, जैसे इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ कार्टिलेज उपस्थि। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हाँ, कार्टिलेज क्या होता है? ये एक मुलायम या लचीला कह लीजिए, लचीले प्रकार का एक क्या होता है, ये किसमें पाया था? जैसे नाक हो गया, कान हो गया, इसके निर्माण में ये जो बनते हैं ना, इनके निर्माण में ये सहायक होता है। कौन? उपास्थि। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मुलायम और लचीला होता है। और कान को देखिए, इसमें हड्डी भी बहुत कम होती है। ठीक है, मुलायम हड्डी होती है, एकदम लचीली सी। ठीक है, तो कार्टिलेज यानी उपास्थि के सहायक के कारण, ठीक है, उसकी मदद के कारण। और एक काइटिन पूछा गया, तो जो कीट पतंग होते हैं ना, जो जीव होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जैसे कीट पतंग हो गई, मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, जो उनका जो बाहरी आवरण होता है ना, जिसका आवरण यानी कि बाहर स्ट्रक्चर, वो काइटिन का ही बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? काइटिन का। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो काइटिन जो होता है ना, उनकी जो हड्डी होती है एकदम खोखली सी होती है। ठीक है, बहुत पतली, हमको तो दिखती नहीं है। ठीक है, लेकिन रिसर्च के तौर पे ये पाया गया ना कि काइटिन के कारण ही उनका भाग जो है कड़ा होता है। ठीक है, ये काइटिन के कारण थोड़ा सा जो मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, कीट हो गए, ठीक है, थोड़े से मजबूत बनते हैं, वो काइटिन के कारण ही बनते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर स्टार्च से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। स्टार्च से क्या संबंध है आपको ये बताना है। क्लियर दोस्तों? तो स्टार्च का क्या रिलेशन है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए हो गया ग्लूकोज, ऑप्शन बी हो गया फ्रक्टोज, ऑप्शन सी हो गया सुक्रोज, ऑप्शन डी हो गया ग्लैक्टोज। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। स्टार्च ग्लूकोज। ठीक है, किससे संबंध है? ग्लूकोज से। अब एक कई बार आता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, ये आप देख लीजिए, C6H12O6। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। क्लियर दोस्तों? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, फ्रक्टोज। तो हाँ, फ्रक्टोज की एक अहमियत जो है ना, ये ना प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से ही इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है, क्योंकि ये किस में पाया जाता है? इस शहद में पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि शहद में किस प्रकार का मतलब मिठास किस कारण से होती है, मिठास किस कारण से होती है, उसमें क्या पाया जाता है? तो उसके अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? फ्रक्टोज। क्लियर? और अगर हम, ये तो हो गया नेचुरल रूप से, अगर हम कृत्रिम यानी कि जैसे मैन मेड बोले, कृत्रिम रूप से अधिक मीठा कौन सा होता है? उसको हम सैक्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सैक्रिन। क्लियर? जो मैन मेड होता है, ठीक है, जो हम बनाते हैं, वो सैक्रिन होता है। लेकिन इसमें बिल्कुल जो होती है ना, ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, इसमें एनर्जी, अगर हम शहद खाएंगे तो उसमें एनर्जी, क्योंकि वो नेचुरल तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, एकदम प्योर है, प्योर फॉर्म बोलते हैं शहद को। और जो हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं, ठीक है, वो सैक्रिन होता है, और उसके अंदर जो है ऊर्जा बहुत कम प्राप्त होती है, ना के बराबर ही होती है। और ये ज़्यादातर कहाँ काम की जाती है? बर्फ़ के कारखानों में इस तरह के जो मिठास, या फिर जो वो बनती है, क्या नाम है, पेप्सी एफसी जो बनती हैं, उन कारखानों में ज़्यादातर इनका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज क्या कह रहा है कि हाँ, ये इसके 2 अणु होते हैं। ठीक है, इसके 2 अणु होते हैं, मोनोसेक्राइड। ठीक है, इसके 2 अणु से बने होते हैं। अब 2 अणु मिलकर देखें कैसे बनाते हैं। एक तो होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज। ये 2 अणु से क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। ये आपको याद रखना है। सुक्रोज का निर्माण किससे होता है दोस्तों? ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज, इन दोनों का मिलाप करेंगे तो क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। एक आधा के मेल्टोस का निर्माण कैसे होता है? वो ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज। ठीक है, जब ग्लूकोज का अणु और दूसरा ग्लूकोज का अणु जब 2 आपस में मिलेंगे तो वो माल्टोस बनाएंगे। ठीक है, और एक और पूछा जाता है लैक्टोस किससे बनता है? वो आपका बनता है ग्लूकोज प्लस में ग्लूक्टोस। ये आपको याद रखना है, ग्लूकोज प्लस में ग्लैक्टोस। ठीक है, ग्लूकोज प्लस में ग्लैक्टोस का जब हम अणु आपस में मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं लैक्टोस। ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोस जब मिलता है वो बनाते हैं सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं माल्टोस। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है ग्लैक्टोस। तो ग्लैक्टोस का क्या इसमें कहा गया है, रोल क्या है इसमें? ये एक तरह का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है।
पहले तो ये समझ लीजिए ग्लैक्टोज क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इसी में एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो जो ग्लैक्टोज होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट की अवस्था का ही होता है, ठीक है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ना, रासायनिक सूत्र, वो आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसके नीचे ही लिख देता हूँ। इसका रासायनिक सूत्र कई बार पूछने लग गए हैं, CH2O का होल ट्वाइस, O का होल ट्वाइस। क्लियर दोस्तों, ये होता है आपका ग्लैक्टोज का रासायनिक सूत्र। ओके, क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर हम। वृद्धि हार्मोन, जो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैंने पूछा था आपसे, वो अब मैंने, क्योंकि मैंने कहा था मैं डालूंगा ज़रूर, ठीक है, मैंने कहा था मैं इसको डालूंगा ज़रूर, और आप बिल्कुल मतलब वो मत हो जाना, ठीक है, हाइपर। तो जिस तरह से मैंने वादा किया था, मैंने क्वेश्चंस को डाल दिया, अब इसकी बारी आ गई बताने की, ठीक है। आपने आई होप सही जवाब दिया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ये आपको बताना है कहाँ से होता है, ठीक है। ऑप्शन ए थायराइड से, ऑप्शन बी जनन अंगों से, ऑप्शन सी एड्रिनल से, ऑप्शन डी पिट्यूटरी से। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, ये होता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि से, ठीक है। क्लियर दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्लियर। अब चलिए कुछ थोड़ी सी जान लीजिए इसके बारे में। जो वृद्धि हार्मोन होता है ना, ठीक है, वृद्धि हार्मोन, अब देखिए इसको एक नाम से और अन्य नाम से जाना जाता है, ये आप जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। इसको बोला जाता है सोमोटोट्रॉपिक। क्या बोला जाता है दोस्तों, सोमोटोट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में STH, सोमोटोट्रॉपिक, ये हो गया ट्रॉपिक और ये हो गया हार्मोन्स, ठीक है, सोमोटोट्रॉपिक हार्मोन्स। क्लियर। अब देखिए ये क्या करता है, ये वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब किस तरह से करता है, अब देखिए क्या होता है कि अगर इसकी अधिकता हो जाए ना, इसकी अधिकता हो जाए, ठीक है, किसकी, STH की अगर अधिकता हो जाए ना, तो इसको एक नाम बोला जाता है गियांटिज्म। क्या बोला जाता है दोस्तों, गिजांटिन्स, ठीक है, जिसको भीम कायता बोलते हैं। या तो उसके अंदर क्या होता है, एकदम इतना बड़ा हो जाता है वो, इतना बड़ा, या फिर कमी के कारण क्या होता है, अगर, हाँ अब थोड़ी सी आप समझ जाइए कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकलता है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, सोमोटोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, ध्यान से सुनिए, शुरू से बता रहा हूँ, सोमोटोट्रॉपिक हार्मोन निकलता है, ठीक है। अगर इस हार्मोन की अगर ज़्यादा निकलने लग जाए, ठीक है, तो उससे शरीर बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत भीमकायता, बड़ा हैवी सा बन जाता है, ठीक है, अधिकता के कारण। और कमी के कारण क्या हो जाता है, बौनापन आ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों, बौनापन हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बिल्कुल समझ गए होंगे। ओके, और इसके बारे में और क्या बताएं, चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसके बारे में ही बता देते हैं, जैसे थायराइड के बारे में बता देते हैं, ठीक है। मानव शरीर का सबसे अंतस्रावी ग्रंथि है, अंदर वाली, ठीक है, एंडोक्राइन, जिसको एंडोक्राइन बोलते हैं, अंतस्रावी ग्रंथि किसको बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड को बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर उपस्थित होता है दोस्तों, लेरेंस के पास, जो गला होता है ना जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, उसके पास से, लेरेंस के पास ये उपस्थित होता है। इस ग्लैंड से क्या होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ओके, और इसका निर्माण किससे होता है दोस्तों, आयोडीन प्लस प्रोटीन से होता है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कैसे होता है, आयोडीन प्लस में प्रोटीन से होता है, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों, क्लियर। और एक एड्रिनल ग्लैंड बोला गया, ठीक है, एक एड्रिनल जो बोला गया ना ऑप्शन सी में जो है, उसके बारे में जान लीजिए। ये कहाँ पर होता है, ये किडनी के ठीक ऊपर होता है दोस्तों। कहाँ होता है, किडनी के ठीक ऊपर होता है। यह शरीर में खनिज लवण को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, खनिज लवणों को नियंत्रण करता है, ठीक है। और बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अभी याद नहीं आ रहा दोस्तों, याद आएगा तो नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन आएगा उसके साथ मैं बता दूंगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट कह रहा है कि मेंढक के दांत में होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, मेंढक के दांत में होते हैं, क्या होते हैं वो आपको बताना है। मेंढक के दांत किस तरह के होते हैं, क्या बोलते हैं उनको बताना है। ऑप्शन ए होमोडोंट, ऑप्शन बी थीकोडोंट, ऑप्शन सी हेटेरोडेंट डोंट, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए होमोडेंट। मेंढक के दांतों को हम होमोडेंट कहते हैं, या होमोडेंट उसमें पाया जाता है, ठीक है। मेंढक के साथ साथ एक चीज़ और होती है,
जैसे कि मेंढक हो गया, एक छिपकली, ठीक है। दोनों के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको होमोडेंट कहते हैं, ठीक है, छिपकली और मेंढक। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, थीकोडोंट। ऐसे दांत जो मसूड़े में धसे होते हैं उनको हम थीकोडोंट कहते हैं। जो मसूड़े होते हैं ना, मसूड़े, उसके अंदर अगर दांत धसे हुए हैं तो उसको हम थीकोडोंट कहेंगे, ठीक है। ये ज़्यादातर मनुष्य में होते हैं। क्लियर दोस्तों, मनुष्य हो गया, मानव, इन्हीं में पाया जाता है। एक नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हेट्रोडोंट, ठीक है। हेट्रोडोंट, ऐसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। जैसे कि मनुष्य के दांत ही ले लीजिए, उसके 4 प्रकार के होते हैं। एक इंसाइजर कहते हैं, कुछ को हम कैनाइन बोलते हैं, कुछ को हम प्री मोलर बोलते हैं, कुछ को हम मोलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं ना, इसको ही हम कहते हैं हेट्रोडोंट, ठीक है दोस्तों, हेट्रोडोंट। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि लैंगरहैंस उपद्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। लैंगरहैंस उपद्वीप पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। क्लियर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पहले ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। क्लियर। यकृत में, अग्नाशय में, प्लिया में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है प्लिया, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय, ठीक है, यानी कि पैनक्रियास, ठीक है। इस लैंगरहैंस यानी कि ये जो हमारा अग्नाशय है दोस्तों, अग्नाशय में क्या होता है, इसको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या बोला जाता है, लैंगरहैंस द्वीपी का जो लिखा हुआ इसको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय के अंदर पाया जाता है। ओके, अब देखिए जो लैंगरहैंस है, इससे कौन सा जो हार्मोन होता है वो निकलता है, वो आपका इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, इंसुलिन निकलता है, जिसकी कमी से क्या होता है, डायबिटीज़, ये तो आपको पता ही है। इसको हम एक नाम से और जाना जाता है, इसको हम चीनी रोग कहते हैं, चीनी का रोग, ठीक है, चीनी का रोग या डायबिटीज़। क्लियर दोस्तों, मधुमेह भी कह देते हैं। ओके, इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, इंसुलिन के टीके लगाते हैं ना, इंसुलिन के टीके लगवाते हैं। क्लियर दोस्तों। और एक पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी सुन लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये आप सब जानते होंगे। यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये कहाँ उपस्थित होता है, मानव के मस्तिष्क में। ये कहाँ पाई जाती है, मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से और बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर मैं चाहता तो आपको सिर्फ ऑप्शन और राइट क्लिक करके आगे बढ़ सकता था, ठीक है, पर मुझे लगा कि क्या फ़ायदा है इससे ये फ़ायदा है कि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आपका अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। मस्तिष्क तो जंतुओं में हुए, जंतुओं में, जीव में, जानवरों में, मनुष्य में, ठीक है, सब में पाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि ऐसा कौन सा भाग है जो जंतुओं का कम, मनुष्य का विकास अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका प्रामस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम बोलते हैं। ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, जिसको सेरेबेलम बोलते हैं। ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लिगेटा, जिसको मेडुला ऑब्लिगेटा इंग्लिश में भी वही बोलते हैं। ऑप्शन डी हो गया आपका ऑप्टिक लॉब्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरेब्रम, ठीक है दोस्तों। ये जंतुओं की अपेक्षा मानव में अधिक विकसित होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है परंतु उसके अंदर क्या, दिमाग नहीं पाया था, मस्तिष्क नहीं पाया था। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी केंचुआ, ऑप्शन सी कॉकरोच, ऑप्शन डी हाइड्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रा। क्लियर दोस्तों, इसमें तंत्रिका तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। क्लियर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूरॉन्स, क्या बोला जा रहा है, न्यूरॉन्स की कोशिका की सबसे अधिक संख्या होती है, सबसे अधिक, ठीक है, कहाँ होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी रेटिना में, ऑप्शन सी जीभ में, ऑप्शन डी हृदय में, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है इसमें, न्यूरॉन्स के बारे में बोला जाता है। न्यूरॉन्स की जो कोशिका की संख्या होती है सबसे अधिक किस में होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ठीक है। न्यूरॉन्स की कोशिका की संख्या जो सबसे अधिक होती है वो कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर
नेक्स्ट हमारा है एक मनुष्य मेमोरी, यानी कि स्मृति को मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। उसकी याददाश्त अगर चली जाती है, एक मनुष्य की अगर याददाश्त चली जाती है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है या इफ़ेक्ट होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। क्या बोला गया, अगर मनुष्य अपनी याददाश्त खो जाए, ठीक है, मनुष्य अगर अपनी याददाश्त खो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। यानी कि कौन से किस प्रकार इफ़ेक्ट करता है ये, मतलब कौन से पार्ट्स, दिमाग का कौन सा पार्ट या मस्तिष्क का कौन सा पार्ट उस पर इफ़ेक्ट होता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरेब्रम, ठीक है। ऑप्शन ए सेरेब्रम। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन ए सेरेब्रम। तो जो दिमाग खो बैठा है या फिर याददाश्त चली गई, उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, सेरेब्रम के ऊपर पड़ता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे लंबी कोशा या कोशिका, ठीक है, कौन सी होती है? ऑप्शन ए तंत्रिका कोशी, ऑप्शन बी पेशी, ऑप्शन सी अस्थि, ऑप्शन डी डेंड्राइट्स, ठीक है। तो सबसे लंबी कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र, सबको पता है तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी पेशी होती है। ओके, सबसे लंबी सेल्स कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाइबरब्रेशन, ठीक है, हाइबरनेशन किस समय मेंढक श्वसन करता है? हाँ जी, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ठीक है, आराम से सुनिए। पहले तो आप इसका राइट आंसर बताइए, हाइबरनेशन के समय मेंढक श्वसन करता है, किसके द्वारा करता है? ठीक है, ऑप्शन ए बाह्य गिल्स द्वारा, ऑप्शन बी फेफड़े एवं बकोफेरेनिजियोनल लाइनिंग के द्वारा, ऑप्शन सी बाह्य गिल्स एवं फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन डी नम त्वचा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नम त्वचा द्वारा। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए, हाइबरनेशन बोला गया है। ठीक है, जो मेंढक होता है ना, मेंढक 3 अवस्थाओं में वो क्या करता है, सांस लेता है। ठीक है, एक कब, एक जब वो पानी में रहता है। ठीक है, जब वो पानी में डूबा रहे, ठीक है, तो वो किस तरह से लेता है? जब वो पानी में डूबा रहे, पानी में डूबा रहे या पानी में रहे, ठीक है, तब वो लेता है बाह्य गिल से। क्लियर दोस्तों, तब वो लेता है बाह्य गिल द्वारा, जब मेंढक पानी में डूबा रहता है। ओके, जब मेंढक पानी में रहता है तो वो किससे लेता है? फेफड़ों से, सॉरी ज़मीन पर रहता है, पानी का तो हो गया, ज़मीन पर। जब वो ज़मीन पर रहे तो वो किससे लेता है दोस्तों? फेफड़ों से। ठीक है, अब हाइबरनेशन को थोड़ा सा समझिए। ठीक है, ऐसे कई प्रकार के जीव जंतु हैं, ठीक है, छोटे जानवर, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे। वो क्या करते हैं, जब ठंडियाँ पड़ती हैं ना, ठंडियाँ पड़ती हैं तो ठंडियों के समय में ऐसे जीव जंतु क्या करते हैं, या छोटे छोटे जो जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे सीजन में क्या करते हैं, वो सोते रहते हैं। ठीक है, सोते ही रहते हैं, सोने की अवस्था में। ठीक है, उस सोने की अवस्था को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, उस सोने की अवस्था जो होती है, उस दौरान जब वो सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक तरह से क्या कहलाता है, वो एक तरह से हाइबरनेशन कहलाता है। ठीक है, वो प्रक्रिया होती है हाइबरनेशन। और सांस किसके द्वारा लेता है? वो श्वास किसके द्वारा लेता है? तब वो त्वचा के द्वारा लेता है, तब ना तो गिल के द्वारा लेता है, ना वो फेफड़े के द्वारा लेता है। क्लियर दोस्तों, एक गहरी नींद में चला जाता है, एक तरह से बेहोशी ही समझ लीजिए, एक गहरी नींद में चला जाता है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, शीत निद्रा भी कहते हैं। इसको हाइबरनेशन को अन्य नाम से बोला जाता है शीत निद्रा, ठंडियों के समय। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको एकदम हाइबरनेशन भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब वर्ड को थोड़ा समझिए। ठीक है, हाइबरनेशन का मतलब ही यही है, जब ठंडियों के समय में क्या होता है, कोई जीव जंतु जब सो जाता है, गहरी नींद में चला जाता है, तो वो सांस ना तो फेफड़े के द्वारा लेता है, ना ही वो बाह्य गिल्स के द्वारा लेता है। ठीक है, तब सांस क्या लेते हैं, वो त्वचा के द्वारा लेते हैं। क्लियर दोस्तों, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं। क्लियर, आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर तो है आपका डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। मनुष्य में निश्वासित वायु में CO2 की मात्रा कितनी है, ये आपको बताना है। क्या बताना दोस्तों? मनुष्य के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 20%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16%। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि मनुष्य जब इंस्पिरेशन करता है, ठीक है, इंस्पिरेशन करता है तो देखिए क्या होता। अभी पहले सुनिए, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, पहले सुन लीजिए। ठीक है, देखिए इंस्पिरेशन जब करता है, सांस लेता है, ठीक है, तो क्या 21% क्या होती है उसके अंदर? ऑक्सीजन पाई जाती है।
21% क्या पाई जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन। लेकिन जब बाहर निकालता है, ठीक है, जब वो बाहर निकालता है तो किस रूप में निकालता है, CO2 के रूप में निकालता है। उस CO2 के अंदर भी एक ऑक्सीजन साथ में निकल जाती है, ठीक है। तो वो निकलने की जो मात्रा है ना, वो आपको बतानी है। आपने क्वेश्चन सही से समझा नहीं है, ठीक है, आपने क्वेश्चन सही से समझा नहीं है और आपने सीधा कमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है। जब मनुष्य सांस को छोड़ता है, ठीक है, तो CO2 निकलता है, जाहिर सी बात है हम CO2 छोड़ते हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है वो बतानी है। तो लगभग 17% होती है, ठीक है, लगभग 17% होती है। तो इसमें ऑप्शन 16% दे रखा है, तो ये एकदम क्लियर है, ठीक है। आप 17% लिख लें अपने नोट में, ठीक है, 17% होती है, जो कि इसमें ऑप्शन में 16 दे रखा है। लेकिन जो 20% या 21% है, 21% वो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है दोस्तों, ठीक है, जो हम लेते हैं। क्लियर, अब तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती, ये आपको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती, ठीक है। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम यानी कि Na+, ऑप्शन बी हो जाएगा पोटेशियम प्लस, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका Ca++, ऑप्शन डी होगा मैग्नीशियम ++, ठीक है, Mg++। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए सोडियम प्लस, ऑप्शन ए सोडियम प्लस। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन ए सोडियम। तो सोडियम की उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है, ठीक है, रक्त में अम्ल नहीं घुल पाता है, ठीक है, उसमें कंसंट्रेशन पावर उसकी नहीं हो पाती पूरी तरह से, ठीक है, सोडियम के कारण। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है ये बताना है। आंखों पे देखते हैं आप क्या पड़ता है, रोशनी पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, ठीक है, तो उसका नियंत्रण कौन करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कॉर्निया द्वारा, ऑप्शन बी आइरिस द्वारा, ऑप्शन सी सिलियरी द्वारा, ऑप्शन डी परितारिका द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइरिस द्वारा। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आइरिस द्वारा। क्लियर, सुनिए थोड़ा सा। नेत्र में जो लेंस लगे होते हैं, ठीक है, लेंस पर पड़ने वाले जो किरणों की जो रोशनी, सूरज की या बल्ब की जो भी रोशनी होती है उसको नियंत्रण करता है, कौन करता है, आइरिस करता है, ठीक है। यह किसके पीछे पाया जाता है, ये कॉर्निया के पीछे पाया जाता है, ठीक है। और कॉर्निया से एक चीज़ और सुन लीजिए दोस्तों, जो दान करने योग्य जो होती है ना, आँख का कौन सा हिस्सा हम दान करते हैं, वो कॉर्निया ही करते हैं। क्लियर दोस्तों, कॉर्निया ही करते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर का ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। ऑप्शन ए फोरब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबलम, ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम, ऑप्शन डी यानी कि हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है शरीर के ताप को नियंत्रण करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक चीज़ और करता है, जैसे इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है, और प्यास हो गया, प्यार हो गया, लव हो गया, घृणा हो गया, और यानी कि हेट करना, और और जो पसीना हो गया, खुशी या गुस्सा हो गया, ये जो जाहिर होते हैं ना, ये जो जाहिर होता है, इसका नियंत्रण, इनको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। भूख लग रही है, हमें बहुत जल्दी खाना चाहिए हमको, उसको अगर जैसे हम अपने मन को कह दें कि अभी मत खा, 1-2 घंटे बाद खा लेंगे, ठीक है, तो यानी कि उसको हमने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो इस कंट्रोल में किसका भागीदारी है, इसमें भागीदारी है हाइपोथैलेमस की, ठीक है। प्यास लगी है तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी से प्यार हो जाए, ठीक है, और अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि अभी मत कर यार, थोड़ा सा कैरियर बना लें अपना, जब कैरियर बन जाएगा फिर उसके बाद हम उस तरफ मूव करेंगे या सोचेंगे कभी, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो किसके द्वारा हुआ, हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है। या किसी से हेट करना, ये क्या रखा है, किसी से घृणा करना, सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो लोग ये जो सोचते हैं, दिमाग में जो इस तरह के माइंड में जो हमारे जो थिंकिंग आती है, वो जो इसको कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। क्लियर दोस्तों, आई होप एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है, वो आपको बताना है, कहाँ से होता है। ऑप्शन ए मेडुला से, ऑप्शन बी सेरिब्रम से, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड से, ऑप्शन डी वैगस तंत्रिका से, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थोड़ा सा आप ये क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होने के पास में आ गए हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, मेडुला, ठीक है। मेडुला से सांस लेने के लिए जो ऐच्छिक जो क्रियाएं होती है ना, ऐच्छिक क्रियाओं के लिए जो इम्पल्स का प्रारंभ करता है वो मेडुला द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा? मेडुला। तो और सेरिब्रम के बारे में सुन लीजिए दोस्तों। जो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग किसको बोलते हैं हम? सेरिब्रम को। इस तरह का क्वेश्चन हम एक पीछे कर भी चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा। मस्तिष्क का जो सबसे विकसित भाग होता है वो सेरिब्रम होता है। इसी में क्या होती है, हमारा दिमाग बढ़ता है, यानी कि बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस, ठीक है, या याद करने की पावर, स्मृति और इच्छा शक्ति। ये जो इच्छा होती है कि मुझे तो ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे अपना रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है, जो इच्छा शक्ति होती है ना, ये सेरेब्रम ही सपोर्ट करता है, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ज्ञान होता है, ठीक है, चिंता करना होता है, ये सब किसके द्वारा होता है? ये सेरेब्रम के द्वारा होता है। क्लियर दोस्तों? अब नेक्स्ट सुन लीजिए, एक और जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। मेडुला जो ऑब्लांगेटा होता है यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क के सबसे पीछे के भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा। क्लियर? यह क्या करता है? जैसे हाँ, रक्तदाब हो गया, ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, हृदय की धड़कन पर नियंत्रण करना, ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण करना, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना, ये मेडुला ऑब्लांगेटा का काम होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा का काम क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करना, धड़कनों को नियंत्रण करना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पता चले 1 मिनट में जैसे हम 17 से 16 बार धड़कते हैं, ठीक है, पता चले 25 बार धड़क रहा है, यानी कि क्या है, वो थोड़ी कंडीशन, उसकी स्थिति सही नहीं है, ठीक है। और स्पाइनल कोड के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। स्पाइनल कोड यानी कि ये जो होता है ना, कौन सी क्रिया बोलते हैं उनको? हाँ, प्रतिवर्ती क्रिया, जिसको हम रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने हमको थप्पड़ मारा तो हमें दर्द होता है और हमारा मन करता है कि इसको भी एक कान के नीचे बजा दें, ठीक है। तो इसको वो क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं बोलते हैं। उन पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। उन पर नियंत्रण कौन रखता है? स्पाइनल कोड, ठीक है। मस्तिष्क में आने वाली जो और क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनका क्या करता है? ये संवहन करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है, फिर इनको शांत करता है, ठीक है। ये काम किसका होता है? स्पाइनल कोड का। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर तो जो मैंने बताया था मेडुला से, ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आ गए हैं। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रण होती है? क्या बोला जा रहा है? श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रण होती है? ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी सेरिब्लम, ऑप्शन सी स्पाइनल कोड, ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, थोड़ा सा आप भी फटाफट जो है आंसर क्लिक करते जाइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लांगेटा। अभी मैंने बताया था ना, नियंत्रण जैसे श्वसन क्रिया हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, धड़कनों का नियंत्रण, अभी जस्ट मैंने आपको बताया पीछे क्वेश्चन में, तब भी आप नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा ही होता है, ठीक है। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आ गए हम। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा, ओके। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 10 से 15 बार, ऑप्शन बी 20 से 25 बार, ऑप्शन सी 14 से 18 बार, ऑप्शन डी 25 से 30 बार। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 14 से 18 बार, ठीक है। वैसे अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 16 या 17 आती हैं, ठीक है। 1 मिनट में अगर हम देखें कि कितनी बार सांस लेते हैं तो 16 या 17 आती हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए उन्होंने ऑप्शन 14 से 18 के बीच में दे दिया है, ठीक है। क्लियर दोस्तों? 14 से 18 के बारे में ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है। आपको लास्ट में एक टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, वो आपको कमेंट में उसका आंसर लिखना है, ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रहा आपका आज का क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26, जो कि है आपके लिए होमवर्क। वक्र यानी कि जिसको किडनी बोलते हैं, वक्र की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को हम क्या कहते हैं, ठीक है। जो ब्लड होती है उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। क्लियर? सोच के अच्छी तरह से जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, मैं चेक करूँगा, ओके दोस्तों। और जो टॉप 5 होंगे मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगा। क्लियर? तो चलिए फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।